हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 7th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल में, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ज्योग्राफी की 6 to 12th नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, क्लास 6 के भी और 7th के भी। ठीक। और जिसको भी जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की हो या फिर वनडे एग्जाम हो, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत ही मेजर सब्जेक्ट रहते हैं। तो जिसको भी वो चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, पूरे एकदम बिल्कुल कंप्लीट नोट्स, अच्छे से हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी बहुत ही कम कीमत पे। तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से संपर्क करके आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं, सैंपल भी देख सकते हैं किस प्रकार की वो नोट्स हैं। ठीक। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक। तो आज हम लोग 8वां चैप्टर देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ये कुछ यहाँ पे चित्र बने हुए हैं, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं। ठीक। तो इनकी जो पोशाक है उसको देख के आप समझ सकते हैं कौन कहाँ से संबंधित है। आगे देखें। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक। तो अमेजन नाम कैसे पड़ा है यहाँ पे बताया हुआ है। आगे देखते हैं। अमेजन बेसिन में जीवन, इसके ही बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें 8.2, तो हम लोग देख लेते हैं। ये है मानचित्र 8.2, दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन है। ठीक। तो ये है अमेजन बेसिन, ये देख सकते हैं। यहाँ से अमेजन मुख्य नदी है जो अमेजन निकलती है, और कई सारी इसकी सहायक नदियां भी यहाँ से जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक। तो हम लोग अपना पढ़ते हैं। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ठीक। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक। तो ये आपको मैप में देखना है, 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ का जो भाग है उसको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, मुहाना किसे कहते हैं। ठीक। यदि नदी बेसिन ब्राजील के भागों यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवहित होती है। ठीक। तो ये जो सारे नाम हैं कंट्री के, ये आपको नाम भी आप उसमें मैप में आपको एक बार देख लेने हैं। ठीक। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक। तो हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। भूमध्य रेखा है हमारी 0 डिग्री। ठीक। तो 0 डिग्री कहाँ से गुजर रही है, इक्वाडोर से गुजर रही है। ठीक। और अगर देखें तो ब्राजील से गुजर रही है, ये ब्राजील का क्षेत्र है, और कोलंबिया भी इसमें आ रहा है, वेनेजुएला भी आ रहा है, गुयाना भी आ रहा है। ठीक। तो ये गुयाना नहीं आ रहा है, ये ब्राजील और कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर
गुजर रही, क्योंकि ये लाइन है सीधे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं शब्दावली। सहायक नदियों की शब्दावली देखते हैं। यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग जलवायु के बारे में। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ठीक, जो वर्षा होती है वो बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब बिना पता चले वर्षा हो जाती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब देखते हैं हम लोग वर्षा वन के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। सघन मतलब बहुत ही घने जो वन होते हैं। ठीक, ये हम लोग देखते हैं चित्र 8.3 में देखें तो ये अमेजन वन है जिसका ये चित्र दिया हुआ है। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड, ब्रोमिलायड पैदा होते हैं। ठीक, तो ये जो नाम है ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्किड और ब्रोमिलायड। ये कौन है? परजीवी पौधे। आगे देखें, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, ये टूकन है। ठीक, आगे देखें, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक, तो ये जो है ये टैपीर नाम का जो पशु है और ये है टूकन, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं, क्या आप जानते हैं ब्रोमिलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये आपको नाम विशेष याद रखना है किसका? ब्रोमिलायड का। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे कुछ दिया गया है कुछ करके सीखने के लिए कि कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्त चित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। अब हम लोग देखते हैं वर्षा वन के निवासी के बारे में। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। महिलाएं खेती किसानी में अपना फसलों का ध्यान रखती हैं। पुरुष जो है वो मछली और शिकार ये सब करते हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। इनका मुख्य आहार मेनियोग है। ठीक, क्या मुख्य आहार क्या है? मेनियोग का, तो मेनियोग भी आपको ध्यान रखना है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ठीक, मेनियोग को कसावा भी कहते हैं, ये एक आहार है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की दाने एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। जो कॉफी है, मक्का है और जो कोको है, ये सब क्या है? नकदी फसल है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मलोका क्या है, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से
वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। आगे हम लोग ये जानते हैं, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है कर्तन एवं दहन पद्धति का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6 में देखते हैं, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार सघन वन है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से हुआ, उसके बाद यहाँ पे और भी ज्यादा खाली हो गया। आगे देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। चित्र 8.8 में हम लोग देखेंगे, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवहित होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी। ठीक, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें, तो ये आपको मैप में एटलस में आपको देखना है। आगे देखें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं चित्र 8.8, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिया गया है। ये यहाँ से गंगा जा रही है और ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो पूरा यहाँ पे एक बेसिन बना रही है और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर रहे हो। बाकी जो है ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जिसका एक यहाँ पे चित्र दिया गया है छोटा सा। आगे देखते हैं, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, आपको ये मानचित्र देखना है भारत का। उन राज्यों का नाम बताएं जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ठीक, अब देखते हैं, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रहना बहुत ही आसान होता है, इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। ये हम लोग देखें चित्र 8.9 में, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। धान मतलब चावल की जो फसल होती है। अब ये देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का जो है पता लगाइए। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार का 1102 है। ठीक, जो कि सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने जुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले
भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ये चीड़ और देवदार और जो फर है ये क्या है, ये शंकुधारी वृक्ष है। ये तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है, जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं, उन स्थानों को पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ है। आगे देखें, धान की कृषि, ये है असम में चाय बागान। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। ठीक, तो ये नाम भी आपको याद रखना, रोहू, कतला एवं हिल्सा क्या है, मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ठीक, ये जो ये आप देख सकते हैं, ये वेदिका कृषि का चित्र है। ये हो गया मगर, ये है एक सींग वाला गैंडा। आगे देखते हैं, झील, जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी कि वेलिनेरिया हाइड्रिला, ये जो है खरपतवार है, मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में टूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। टूसू डॉल्फिन, टूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक, ये डॉल्फिन होती है, बहुत ही प्यारी मछली होती है। आगे देखें, क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, गंगा नदी का तट है वाराणसी शहर का। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, कोलकाता कहाँ पे, हुगली नदी पे स्थित है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। ये देखते हैं, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक, तो ये भी आपको पता होगा। आगे देखें, पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल। ठीक, ये है मानस वन्य प्राणी अभयवन, जो यहाँ पे कहाँ पे, असम में है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला जो चैप्टर है 8वां चैप्टर, ये वाला चैप्टर भी हम लोग का होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं जो अभ्यास प्रश्न है। तो ये अभ्यास प्रश्न आपको करके एक बार देख लेना। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टोकन क्या है, मैनियॉक क्या है। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली हैं और इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर भी होता है कंप्लीट हमारा। और जिसको भी नोट चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, तो उस व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं अपने नोट। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।